मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, पढ़ेंगे ना अब तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे V RMS इक्वल टू 3P नॉट बाई कैपिटल M, है ना। अब हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, PV नॉट इक्वल टू NRT। अब आपको ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो N इंटू Na अगर हम लोग करते हैं, Na क्या है, 1 एवोगैड्रो नंबर है, उसको नंबर ऑफ मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। यानी कैपिटल N को आप हमेशा ऐसे इस तरह से लिखोगे। और N इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। जहाँ M क्या हमारे पास में, M इंटू N है, मास ऑफ गैस है, M नॉट क्या है, मोलर मास है, और एक चीज और है यहाँ, R इक्वल टू होता है दरअसल Na इंटू के, जहाँ Na 1 एवोगैड्रो नंबर है और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VRMS को, क्योंकि कैपिटल M को मैं लिख सकता हूँ ये, है ना। और PV नॉट को क्या लिख सकता हूँ, NRT। तो रखो देखो वहाँ, तो VRMS इक्वल टू 3 NRT बाई कैपिटल M का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3, और इसको लिखेंगे हम लोग, N को क्या लिख सकते हैं, N इंटू Na इंटू R को Na के इंटू कैपिटल T, और इसको M इंटू N, यानी VRMS इक्वल टू आ गया 3kT बाई स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है। ओके, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वापस से देखिएगा, 3NaKT बाई M इंटू Na, है ना। अब आप देखो Na को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, लेकिन M इंटू Na को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको कैपिटल M नॉट लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहां से चलो आप भाई, हमारे पास N, स्मॉल m को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो N बाई Na लिख सकते हो, है ना। और N को क्या लिख सकते हो आप, N को लिख सकते हो M इन सॉरी, हाँ, मतलब कैपिटल M को क्या लिख सकते हो, M इंटू N डिवाइडेड बाई M नॉट लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब हुआ कि M नॉट को आप M इंटू Na लिख सकते हो। तो यहाँ देखो M इंटू Na को क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब VRMS इक्वल टू आप लिख सकते हो 3RT बाई M नॉट। तो VRMS को आप ऐसे भी लिख सकते हो, VRMS को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और VRMS को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लीजिए।
बात समझ में आ गई? बात नहीं समझ में आई? हाँ सर, समझा। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर, हो हाँ गया। सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग? इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, उन सबका क्या करते हैं? एल्जेब्रिक सम करते हैं, और सबका मास यहाँ सेम है ही, तो ये हमारे पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसको मैं E ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप, E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में हाफ m V1 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर, Vn का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कैपिटल N से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो V1 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर, Vn का होल स्क्वायर बाई n। ये क्या हमारे पास में? ये था हाफ एन एम, याद आ रहा है? V स्क्वायर का एवरेज था। ये डेरिवेशन देखा आपने? हाँ सर। हाँ सर। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो हो गया VRMS हाफ, का ये स्क्वायर। तो कैपिटल M हो गया, और ये V RMS का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी हाफ कैपिटल M V RMS का होल स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द गैस है। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास में? मास, ये लिख लो पहले। तो ये आगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। सर वो स्मॉल m क्या था? स्मॉल m मास ऑफ द पार्टिकल, अच्छा, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो सारे मॉलिक्यूल का मास सेम होगा, तो अगर n पार्टिकल से n मॉलिक्यूल से, तो n इंटू m टोटल मास हो जाएगा कैपिटल M। ये मास ऑफ गैस हो गया। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, हाँ सर। हो गया सर। लिख लिया ना? तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास में। अब इसी में हम बात करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास में E टोटल, एक मतलब सॉरी, काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल टू क्या है? हाफ m V RMS का होल स्क्वायर, यानी हाफ n m V RMS का होल स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाय अगर n करता हूं तो ये आ गया हमारे पास में हाफ m V RMS का होल स्क्वायर, है ना। और ये हो गया हमारे पास में हाफ m और V RMS का होल स्क्वायर, यानी इसको क्या ले सकते हैं? 3 kT बाई स्मॉल m।
यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल डिवाइड बाय एन, यानी हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और वो कितना आ रहा 3 kT/2। ये हो गया हमारे पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब आप ध्यान से देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी इसका मतलब हर गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, सेम टेम्परेचर के लिए। तो एक नोट यहाँ लिखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी per molecule is same for all ideal gases at same temperature। सर इसमें अजम्पशन ऐसा होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका वानी है, मतलब हाँ 3 है। मतलब यहाँ जो जब भी ये हम बात करते हैं दरअसल मोनोएटॉमिक गैस मान के करते हैं, ठीक है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें मोनोएटॉमिक गैस को ही लेकर बात करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल को भी पार्टिकल मान लेते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल सबका मतलब एक, यानी कोई रोटेशनल मोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आप एक चीज और लिख सकते हैं, एक चीज और बता दो, मैंने आपने जो पूछा उसमें ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वो पहले भी जो लिखा मैंने ट्रांसलेशनल ही था, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वो पहले भी वो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सर गैस में तो हमेशा मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा ना, रोटेशनल नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा, वो बात करेंगे ना। अभी तो हमने जो इसका जो डेरिवेशन की बात करते हैं, इसलिए तो जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, उसमें गैस मेंशन नहीं किया था। तो जब मेंशन नहीं किया जाता कि कौन सा गैस है, तब उसको हमेशा मोनोएटॉमिक माना जाता है। तो जो डेरिवेशन जो इन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बताया, वो सिर्फ ये है कि इसमें रोटेशनल की बात ही नहीं है ना, वाइब्रेशनल की बात होती है। यानी सिर्फ उसको एक रिजिड, तभी तो लिखवा है ना, रिजिड स्फीयर लिखा है, बोला जाता है उसको, मॉलिक्यूल को भी, ठीक है। तो ये अजम्पशन है, तो यानी एक तरह से सिर्फ उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है। हाँ सर। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा, तब उसको हम लोग मॉलिक्यूल को, चाहे वो NH3 गैस क्यों ना हो, उसको भी हम लोग मोनोएटॉमिक मान के ही करेंगे। ओके हाँ सर। ये क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? पता नहीं कैसे ब्राइटनेस चेंज करता रहता है यार ऑटोमेटिक। हो गया सर। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हर एक गैस का सेम होगा, सेम टेम्परेचर के लिए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी, लेकिन उसके पहले इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन नहीं, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, यार क्या लिख रहा हूँ।
तो ये लो, ये कहता है एनर्जी associated to each degree of freedom is हाफ KT। अच्छा पहले, लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी पढ़ाऊंगा मैं, वापस आएंगे इस पॉइंट पे फिर। तो अभी तो लिख लो आप, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बाद में पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी एसोसिएटेड टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ KT। ओके, तो अभी तो ये लिख लो आप। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर लिख। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? देखो, इट इज defined as number of independent ways in which a system can have energy। ओके, जैसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो एक पाइप है ना, ये पाइप मान लो लॉन्ग पाइप है, और इसमें मान लो कोई बॉल है। तो ये जो पाइप है ये तो फिक्स है। तो आप देखोगे बॉल या तो इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है, यानी वन डायमेंशन में मूव कर सकता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन के हिसाब से एनर्जी रख सकता है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी। ठीक है, लिख लो इसको। यानी ये क्या हो गया? एक तरह से वन डायमेंशनल मोशन हो गया इसका। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1 होगी, यानी सिस्टम केवल एक ही तरह से एनर्जी रख सकता है। लिख लिया? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर हो गया। दूसरा है, मान लो जैसे कि 2 डायमेंशन की अगर बात करें, तो यानी अगर किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और वो प्लेन में है, तो ये कंपोनेंट हो सकता है और ये कंपोनेंट हो सकता है। यानी जब सिर्फ प्लेन मोशन की बात करेंगे, तो यहाँ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2, यानी 2 तरह से एनर्जी रख सकता है इंडिपेंडेंट वे इस तरीके से। उसी तरह 3D की बात करेंगे, तो 3D में जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो ये बर्ड है,
तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यानी 3 तरह से एनर्जी रख सकता है। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। ओके, उसी तरह मान लो एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ये जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0, क्योंकि पॉइंट मासेस होते हैं। तो ये एक तो रोटेशन की वजह से, 2 रोटेशन की वजह से रख सकता है, और तीसरा एक मतलब इसमें पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशन की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रख सकता है, रोटेशनल की वजह से 2 रख सकता है, और साथ में ये अपने सेंटर मास के अबाउट ये ऑसिलेट भी कर सकता है ना। तो यानी इसका मतलब है कि जब ऑसिलेट करेगा तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आप ऑब्जर्व करो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 वहां से मिलेगी। इसमें इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हो जाएगी 7। मतलब इतने तरह से एनर्जी रख सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो चेक करना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर टेम्परेचर पर ये ऐसा करेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर लेस देन 70 केल्विन है तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन रखता है। लेकिन जब टेम्परेचर 250 से लेकर 5000 के बीच में है तो फिर उसमें रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल भी नहीं होगा। तो ट्रांसलेटरी तो होगा ही, रोटेशनल की वजह से भी होगा, यानी टोटल 5 होता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर 70 से 250 क्या है, तो वो डिसाइड नहीं हो पाता है, वो 3 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है। इसलिए 70 से लेकर 250 केल्विन तक नहीं मालूम है। लेकिन ये बिलो 70 केल्विन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसमें रोटेशनल नहीं होता है, अभी मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन नहीं होता है ना, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को कंसिडर करके 3 माना जाता है। और 250 से अभी लिखवा दूंगा केरो पॉइंट में, और 5000 तक 5 होता है, और अबव 5000 उसमें वाइब्रेशनल भी आ जाता है। तो टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम रख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, लिख लो इसको, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। सर रोटेशन और वाइब्रेशनल बता दीजिए ना, दो कैसे है? भाई एक तो ये वाई एक्सिस के बाद रोटेट कर सकता है, हाँ ये जेड एक्सिस के बाद रोटेट कर सकता है, एक्स एक्सिस के बाद तो पॉइंट मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, तो वो हाँ काउंट ही नहीं करेंगे। तो 2 ही हो गया रोटेशनल की वजह से। वाइब्रेशनल में क्या है कि ये अपने एक्सिस के मतलब इसके जो सेंटर मास है उसके अबाउट ऑसिलेट कर सकता है ना। हाँ हरी वसन में तो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझो कि 2 ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जब वो ऑसिलेट करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। हाँ तो वो 2 वहां से रखेगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ। तो 2 काउंट करेंगे उसको। सर वो ठीक है, वाइब्रेशनल में और एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है वाइब्रेशन, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? वाइब्रेशन जैसे ये स्प्रिंग है, जब ऑसिलेशन होगा तो ऐसे तो होगा ना, है ना, फिर ये उधर से इधर भी जाएगा ऐसे। हाँ हाँ समझा सर। ठीक है, सर ये फोर्थ वाला एग्जांपल कौन सा लिया है? डायटोमिक मॉलिक्यूल का, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए लिया है ये वाला। सर वो एक्स एक्सिस के बाद रोटेट नहीं करेगा बोला, एक बार पार्ट फिर से समझाइए ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा ना, क्योंकि जब इसके वो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ये लिखोगे ना, देखो रोटेशनल की वजह से क्या होगा, देखो आप लिखोगे हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया। मैं तीनों का लिख देता हूँ, तो हाफ आई वाई ओमेगा वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका,
क्योंकि पॉइंट मासेस है नहीं। तो आपको याद होगा कि एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आर ही 0 है एक्सिस के इस एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ, तो उसका मतलब रोटेशनल अलोंग द एक्स एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जब वो रोटेट कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 2 ही काउंट करेंगे हम लोग। बात समझ में आई? हाँ सर। नेक्स्ट चलें। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3 होगा। अगर डायटोमिक की बात करें तो इसका 3 होगा, लेकिन जो टेम्परेचर अगर लेस देन 70 केल्विन है तो, और 5 होगा अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 250 केल्विन एंड लेस देन 5000 केल्विन है तो, है ना। और अगर मान लो F7 होगा अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 5000 केल्विन है तो, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। सर वो 70 और 250 के बीच का पार्ट क्यों छूट गया सर? वो इसलिए छूट गया क्योंकि कंफर्म नहीं है ना कि उसमें रोटेशन, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 भी रह जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 भी हो जाए। हरी बसन में, अच्छा क्योंकि समझा। कोई कोई हर गैस, ये जो लिखा हमने हर गैस के लिए लिखा है, लेकिन कुछ गैसेस का ऐसा होगा जिसमें 5 भी मिलेगा आपको 70 से 250 में, और कुछ गैसेस का आपको नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो वो कंफर्म नहीं है इसलिए। सर अगर वैसा कुछ रहेगा तो क्वेश्चन में दे देंगे ना 70 से 250। हाँ हाँ, दिया रहेगा दिया रहेगा। तो कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो उसको आपको मोनोएटॉमिक ही मानना है। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मोनोएटॉमिक से रिलेटेड ही आते हैं, और कभी कभी अगर आता है तो फिर वो डायटोमिक गैस का बोलेगा, तो जब भी डायटोमिक गैस बोलेगा तो सीधा दिमाग में बैठा लेना है कि 5 की बात कर रहा है, वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो, है ना। और एक बात और बता दूं, पॉलीएटॉमिक के केस में आपको क्या लेना है, देखो अगर कुछ भी मेंशन नहीं करे, कुछ मेंशन नहीं कर रहा है वो, तो क्या लेना है उसमें 6 लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो खैर अभी तक तो आया नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, अभी तक न मेंस में आया न जे एडवांस में आया कि पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए मोनोएटॉमिक डायटोमिक, उसमें भी मोनोएटॉमिक मतलब 3 और डायटोमिक मतलब 5, मतलब उसमें कोई बात ही नहीं किया उसने उस बारे में, क्योंकि वो टेम्परेचर वैसे भी 250 और 5000 के बीच में रहता है। इसका मतलब आपको 5 लेना है बस। वो तो क्वेश्चन करते करते आपको भी समझ में आ जाएगा। हो गया सर। तो ये है हमारे पास में। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी को लेकर। अब इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जब भी एनर्जी फ्लो करेगी उसको बोलेंगे हीट एनर्जी, और जब भी एनर्जी कन्फाइंड रहेगी बाउंड्रीज के अंदर उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई? आप हीट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते हो, वैसे तो नाम से लग रहा है इंटरनल एनर्जी मतलब यानी उस सिस्टम की अपनी एनर्जी की बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर आइडियल गैस, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी इनके बीच में इतना गैप है कि कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है एक्सेप्ट कॉलिजन ड्यूरिंग द कॉलिजन, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या होगी, हमेशा 0 लेना है आपको। इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी की हम बात करेंगे, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो 0 हो गया,
यानी इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी में है ना, आ रही बात समझ में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी सीखा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो हाफ केटी होता है ना। तो अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर डायटोमिक है तो एफ क्या होता है 3, सॉरी डायटोमिक है तो 5, मोनोएटोमिक है तो 3, यानी एफ से मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी आ जाएगी, यानी है ना, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी है। सर किसी इंस्टेंस में जब कोलिजन हो रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको हम क्या लेंगे। क्या क्या फिर से बोलो। जब कोलिजन हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो तभी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना। अब इसको मतलब यहाँ कोलिजन जब होगा तो कोलाइड करके पार्टिकल्स अपनी तरफ मूव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वो पार्टिकल, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन या दो प्रोटॉन है मान लो, यानी दो चार्ज पार्टिकल है मान लो, उनके बीच में एनर्जी क्या लिखोगे आप, Q1 Q2 by 4 pi epsilon r स्क्वायर, ये एनर्जी लिखोगे ना एक तरह से। हाँ तो ये एनर्जी जो है ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसी तरह हाँ मॉलिक्यूल के लिए जब एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जनरली, U इक्वल टू A बाई R⁴ माइनस B बाई R⁴ ये जो एनर्जी है ना ये जीरो एनर्जी है। मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जब होते हैं, तब एनर्जी जनरली क्या लेते हैं हम लोग, A बाई R⁴ माइनस B बाई R⁴ ऐसा मानते हैं। तो ये एनर्जी जीरो है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, एन मान लो नंबर ऑफ मोल्स से, मान लो नंबर ऑफ एन मोल्स की, अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई गैस है और उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो एन है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल्स गैस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो एन मोल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके कैपिटल एन है ना, और हर एक की एनर्जी कितनी है, तो अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो हर एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, एफ इंटू हाफ के टी इंटू एन करेंगे, ये टोटल एनर्जी आ गई ना। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो। बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड हाफ के टी है। तो अगर एक मॉलिक्यूल है उसका मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, यानी पूरे मॉलिक्यूल की कितनी होगी, एफ इंटू हाफ के टी हो गई। कितने मॉलिक्यूल है, कैपिटल एन है, तो ये टोटल आ गई ना। यानी एन को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन को एन इंटू एन ए लिख सकते हो, और एफ बाई टू के टी लिख सकते हो। यानी एन ए के को क्या लिख सकते हो आप, तो एन एफ बाई टू एन ए के इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ कि U इक्वल टू आ गया हमारे पास में एन एफ आर टी बाई टू। तो ये टोटल एनर्जी हुई उसकी, इंटरनल एनर्जी ये हुई। क्लियर है। जहाँ एन ए के को क्या लिखते हैं हम लोग, आर लिखते हैं। ये हाँ बात सर। समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ सर। लिख लीजिए। सर F/2 के टी जो है वो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी देगी ना। हाँ, जैसे मान लो मोनो एटॉमिक हुआ तो उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 हुआ ना, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, 3/2 kT। तो यही तो आ रहा था मोनो एटॉमिक के लिए। हाँ सर। हो गया सर।
इससे एक बात और पता चल रही है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है, ऐसे समझो आप, तो वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? एक तो नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, और टेम्परेचर पर। लेकिन कोई भी गैस के लिए, कोई भी गैस अगर आपने कंटेनर में लिया, उस गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होगी, आर तो कांस्टेंट हर गैस के लिए होता है। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उस गैस का किस बात पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, तो दरअसल वो होगा du/dt इक्वल टू NF/R/2, यानी बाकी किसी पे चेंज नहीं होगा, केवल टेम्परेचर पर ही ये चेंज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। इसका मतलब आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है मान लो, तो उसके इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है वहाँ। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ओके सर। अब आप देखिए एग्जाम्पल 1, उसमें एक कंटेनर दिया हुआ है और उसमें गैस है। कंटेनर लाइट है, यानी सिर्फ गैस का मास उसने कैपिटल M दिया हुआ है, और ये जो कंटेनर है वो v स्पीड से जा रहा है। तो एक बात और क्लियर कर देते हैं, ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ, वो उस केस में लिख रहे हैं जब मतलब कंटेनर के रेस्पेक्ट में है वो, उसकी वो जो एनर्जी वो किसके रेस्पेक्ट में? कंटेनर के रेस्पेक्ट में। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो जो गैस है, उस गैस का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो रेस्ट पर ही रहेगा। क्लियर है? जो डेरिवेशन भी मैंने आपको वहां बताया था उसमें वो कंटेनर रेस्ट पर है। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कंटेनर तो लाइट है लेकिन गैस का मास कैपिटल M है और ये v स्पीड से जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी बताओ गैस की। यही ना क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन में? हाँ सर यही है। मैंने भेजा है कि नहीं भेजा आपको? इसका थ्योरी पार्ट भेजा है मैंने इसका? नहीं सर, अभी केटीजी का नहीं भेजा। केटीजी का भेज, एक मिनट में भेजता हूँ यार। मालूम है आपके 2 मेजर टॉपिक हो जाएंगे जिसमें काफी सारा पोर्शन लेके बैठते हैं, मालूम है, मेंस में भी एडवांस में भी। और ये इन्हीं को हम लोग जनरली बच्चे को लास्ट में मिलता है कि नहीं? जबकि अब ये वाले टॉपिक पहले हो जानी चाहिए।
ये देखो अभी आप, अभी इसमें और भी चीजें रह गई, मैं बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड ये सब बताऊंगा मैं। पहले क्वेश्चन देखो आप। सर हाँ बोलिए। सर मैं ज्वाइन करना ही भूल गया, मुझे लगा 11:30 से लेक्चर है, अभी ध्यान किया। कोई बात नहीं, अब क्या, वो तो देख लीजिएगा, आप नोट्स है ना आपके पास, हाँ सर वो ये रहेगा है ना, ये रहेगा ना, क्या बोलते हैं, वीडियो लेक्चर तो रहेगा ही। अब देखो इसमें आप, एक मिनट कहाँ गया यार, एग्जाम्पल 1 देखो। अब आप ये देखो, क्या कह रहा है, लाइट कंटेनर हैविंग डायटोमिक गैस एनक्लोज्ड विदिन is moving with velocity v, mass of the gas is capital M, number of moles भी दिया हुआ इसमें small n है, what is the kinetic energy of the gas with respect to center mass of the system, यानी ये जो एनर्जी U इक्वल टू NF/R/2T है वो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में ही है, तो यानी वो एनर्जी क्या हो जाएगी पहले पार्ट में, तो डिग्री, यानी हमारे पास क्या है NF/R/2 इंटू T, ये एनर्जी है, तो ये हो गया हमारे पास में N5R/2 इंटू टी। अब इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, केवल डायटोमिक है तो 5 ले लेना है, ऐसा मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भी बता देता हूं मैं, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to ground equal to kinetic energy of center of mass with respect to ground plus kinetic energy of system with respect to center of mass। हमें ये चाहिए सेकंड पार्ट में, तो हमें एनर्जी ये चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगी 12m × v², क्योंकि पूरा कंटेनर v स्पीड से जा रहा है, यानी सेंटर मास v स्पीड से जा रहा है इस गैस का, प्लस ये हो जाएगा 5n RT/2, क्योंकि होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। सर इसका रीजन बताइए, लिखा कैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। नहीं, रीजन नहीं, ये निकल के आता है, निकाल के दिखा सकते हैं इसको, मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं मैं, है ना। और ये सेंटर ये- ऑफ मास का ये- क्या मतलब था? सेंटर ऑफ मास, ये जो गैस का जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि कंटेनर के रेस्पेक्ट में जब हम लोग जाएंगे तो सेंटर मास तो रेस्ट पर रहेगा ना, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v स्पीड से जा रहा है। अच्छा, लिख लिया। सर एक मिनट सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास में बैठ के जब आप देखोगे, इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्या, मैं एक एग्जांपल से समझाऊं इसको, जल्दी समझ में आएगा। हाँ सर एग्जाम बोलो, हाँ हाँ बताओ। सर समझा। ठीक है तो बताता हूँ, ये लिख लो पहले। हो गया सर। हो गया सर। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, 2 ब्लॉक है मान लो, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ये इधर v1 से आ रहा है, ये इधर v2 से आ रहा है, ये m2 है, ठीक है। तो पहले सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं,
तो आपको ही पता है VCM वेक्टर इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होता है ना। तो जब हाँ एक सर। ही डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा VCM यानी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास आ गया। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब लिखा जाता है तो ये होगा टोटल हाफ, मतलब हाफ इनटू टोटल मास सिस्टम का, M1 प्लस M2 इनटू VCM का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाफ M1 प्लस M2 इनटू VCM का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आए पहले तो, हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब यहाँ देखो V1CM का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास y, यानी इसको क्या लिखोगे V1 माइनस VCM लिखोगे, है ना। तो V1 माइनस VCM कितना दिया है, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 लिखोगे, है ना। तो V1C, तो V1 M1 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा M2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आएगा, है ना। और V2 से मतलब ब्लॉक 2 की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास स्पीड है या वेलोसिटी है, तो V2 माइनस VCM लिखोगे, यानी अल्टीमेटली क्या मिलेगा M1 इंटू V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, हाँ M1 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा दरअसल V2 माइनस V1 हो जाएगा डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये बात समझ में आई, है ना। हाँ सर। सर ये ये वाला लिख पार्ट लो एक बार पहले, फिर से समझ। ये तो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो ये VAB वेक्टर इक्वल टू हाँ सर वो समझा। हाँ, तो V2 माइनस VCM लिखा ना मैंने, VCM की वैल्यू यहाँ से रखोगे ना इसमें, नहीं सर सॉल्व करो मतलब इसको। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो मेरे को नहीं ठीक से समझ रहा। नहीं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सेंटर मास की वेलोसिटी ये है ना इसकी, क्योंकि सेंटर मास भी तो मूव कर रहा होगा ना इस सिस्टम का। ये जो सिस्टम बन रहा है हमारे पास में, इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, तो ये इधर कितने से जा रहा है, VCM से जा रहा होगा। तो यानी इसके रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी क्या है 2 की, और 1 की वेलोसिटी क्या है, ये दोनों निकाल ली हम लोगों ने, क्योंकि सिस्टम का सेंटर मास भी तो मूव कर रहा होगा ना, हाँ सर समझा। है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में जाके तो सेंटर मास रुक, जिसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो सेंटर मास रुक गया इसका मतलब। तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे सिस्टम की, तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो आप लिखोगे यहाँ हाफ M1 V1CM का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2CM का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास हुआ। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो ये लिख लो पहले। हाँ सर। लिख लिया। सर एक मिनट।
हाँ सर हो गया। अब यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये इक्वल टू क्या होगा? यानी हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, अभी अभी हो जाएगा प्रूव, ये लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप देखो ये हमारे पास में हाफ m1 प्लस m2 VCM का होल स्क्वायर प्लस हाफ m1 V1CM कितना है m2 V1 माइनस V2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1 V2 माइनस V1 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। VCM की वैल्यू रखो तो ये दरअसल एनर्जी आपको मिलेगी हाफ m1 V1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो यही है ना सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इसके इक्वल आ जाते हैं। आगे बात सुन में, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो ये फाइनल इक्वेशन ये आ गई। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, क्योंकि V1 V2 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, तो इन दोनों को जब सिस्टम मानेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये हो गई फाइनली। तो रख के देखेगा आप, आ जाएगा। अभी समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ तो सर। ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां यूज किया है। सर मतलब इसको प्रूफ किया है ना, डिराइव नहीं किया है ना। हाँ ये प्रूव ही करना था, मतलब कि ऐसा होता है। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। हाँ सर हो गया। जैसे मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लो, और इसके सेंटर मास की वेलोसिटी मान लो VCM है, और इस सेंटर मास के अबाउट अगर ओमेगा से घूम रहा है, तो आप भी यहाँ क्या लिखते हो? टोटल एनर्जी कैसे लिखते हो? इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो आप लिखते हो हाफ, अगर इसका मास m है तो हाफ m VCM का होल स्क्वायर लिखते हो प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर लिखते हो। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो है। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास ही तो है। और उसी को आप लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये वहां यही तो लिखते हो आप पूरा। आई बस में तो रोटेशनल में भी जब हम लोग जाते हैं तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट होता है। वो तो वही चीज यहाँ लिख दी मैंने, वही चीज वहां लिखी, सेम है कॉन्सेप्ट। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रोटेशन, यानी सेंटर मास के अबाउट प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है। तो सेंटर मास रेस्ट पर आ गया तभी तो प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो एनर्जी है वो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर है, और सेंटर मास की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों का सम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर? आप तो क्लियर हो गया होगा। और ये निकल भी जाता है, ऐसा नहीं निकलता है, निकल जाता है भाई। कैसे निकलेगा? जैसे सेंटर मास से हमारे पास VCM से जा रहा, कोई भी पॉइंट आप चूज करो यहाँ, है ना, तो इसकी वेलोसिटी लिखोगे ना आप, इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सेंटर मास मान लो V इससे जा रहा है तो ऐसे लिखोगे आप। मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये RCM वेक्टर होगा, है ना, और ये क्या होगा यहाँ?
मान लो ये ith पार्टिकल है तो इसकी अपनी वेलोसिटी भी होगी। तो आप यहाँ जब लिखोगे इसके लिए पोजीशन क्या लिखोगे, इस इसकी ये पोजीशन लिखोगे r ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास लिखोगे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, ये लिखोगे आप, यानी हो गया r ith पार्टिकल। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ आप, यहाँ क्या लिखोगे, RCM वेक्टर प्लस RICM वेक्टर इक्वल टू आप लिखोगे RI वेक्टर, है ना। तो आप यहाँ देखो RI वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास इक्वल टू क्या आ गया, RI वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। ये तो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं। इसी को डिफरेंशिएट करोगे, इस तरह से आप उसकी फिर वहाँ वेलोसिटी निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा देखो। तो DRI वेक्टर बाई DT इक्वल टू आप लिखोगे DRCM वेक्टर बाई DT प्लस D बाई DT RICM वेक्टर। तो ये क्या हो गया, VI वेक्टर इक्वल टू ये हो गया VCM वेक्टर प्लस ये क्या लिखोगे VICM वेक्टर, ठीक। और उसकी फिर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे आप, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अब ये क्या होगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ MI VI का होल स्क्वायर। यानी अब फिर इसको समेशन करोगे, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन सबको वहां रखोगे तो ये इसका डेरिवेशन आ जाता है। आगे बात समझ में। हाँ सर। तो ऐसे करना होता है। तुम क्या कर रहे थे, हो गया वो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा भाई, वो अपने को यहाँ दिया इसने, टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स, नॉन कंडक्टिंग है ना। इसका मतलब है कि जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जा रही है, ना बाहर से कोई एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है। यानी बाहर वाला जो होता है कंटेनर के बाहर, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बात करूंगा, है ना। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, उन सबके है ना बारे में बात करेंगे। तो अभी तो ये ऐसा सिस्टम है कि एनर्जी बाहर नहीं जा रही और बाहर से एनर्जी नहीं आ रही। इसका मतलब इसकी टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है कि हैविंग वॉल्यूम V1 and V2 contain monoatomic and diatomic gases respectively, they have connected as shown in the figure. Pressure and temperature in the two containers are P1 T1 and P2 T2 respectively. Initially stopcock is closed. If the stopcock is open, find the final pressure and temperature. यानी ऐसा दिया हुआ है। तो T1 V1 P1 T2 V2 है ना, और P2। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके N2, वो तो यहाँ से निकाल लेंगे। P1 V1 बाई RT1 इक्वल टू N1, P2 V2 बाई RT2 इक्वल टू N2। ये स्टॉप कॉक है, इसको ओपन कर दिया। तो पहले आप देखो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ओपन करने के पहले U1 प्लस U2 ये इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, बाद में U1 डैश प्लस U2 डैश। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो प्रेशर और टेम्परेचर। तो फाइनली क्या होगा, ये मिक्स होंगी तो फाइनल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का सेम हो जाएगा। तो एक डायटोमिक है, यानी F इक्वल टू 3, ये F इक्वल टू 5। तो U1 क्या लिखोगे आप, N1 3 R T1 बाई 2, ये इंटरनल एनर्जी, प्लस N2, सॉरी ये 5 है, तो 5 R
T2/2 फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो N1 3RT/2 प्लस N2 5RT/2 आपको यहाँ से टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, तो N1 N2 की वैल्यू आपको पता ही है, सब पता है, तो यहाँ से T मिल गया। तो यानी मेन कॉन्सेप्ट ये था कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा है डाल्टन का जो प्रेशर लो आपको मालूम ही है, या फिर ऐसे कर सकते हो P इंटू टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉल्स N1 प्लस N2 इंटू RT। तो आपको यहाँ से प्रेशर मिल जाएगा, T इससे मिल ही जाएगा, P इससे मिल ही जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर हाँ सर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर एक बार वो सेकंड इक्वेशन वाला पार्ट फिर से बताना। ये मैंने लिखा भाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया P1 प्लस V1 प्लस V2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने उसके अंदर N1 प्लस N2 है ना, तो बस वो लगा दे मैं, तो P इंटू V1 प्लस V2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इक्वल मतलब PV इक्वल टू nRT लगा दे, दोनों का मिला के। हाँ सर ठीक है समझ। या फिर डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लो मालूम है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो वो कैसे लिखोगे आप? क्योंकि कोई भी गैस अगर आप ले रहे हो, देखो यही लिखोगे ना, टोटल वॉल्यूम क्या लिखोगे? एक मिनट, इसमें से एक को रिमूव करना पड़ेगा मुझे, लिख ही लिया था आप लोगों ने ना। अब जैसे भाई ये लिखोगे ना आप P1, तो टोटल वॉल्यूम क्या लिखोगे? V1 प्लस V2 इक्वल टू N1 RT लिखोगे ना कोई भी गैस के लिए। दूसरे का क्या लिखोगे? P2 टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 तो लिखोगे ना, इक्वल टू N2 R2 लिखोगे, नहीं लिखोगे? ये समझ में आ रहा है? तो आप अल्टीमेटली P1 प्लस P2 इक्वल टू P लिखते हो ना, उसमें वही तो चीजें लिख दी मैंने, देखो तो N1 RT बाई V1 प्लस V2 प्लस N2 RT बाई V1 प्लस V2 ए लिखते हो। तो अल्टीमेटली क्या आ गया देखो, P इंटू V1 प्लस V2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT लिखते हो। हाँ सर। तो इस तरह से हमें करना था। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। तो ये तो केटीजी वाला पार्ट तो हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी केटीजी वाले पार्ट में क्या रह गया हमारा? हाँ, ये लिख लो पहले, फिर आगे का बताता हूँ। लिख लिया सर फर्स्ट इक्वेशन में से टेम्परेचर निकाल के डाल्टन्स लॉ के सेकंड इक्वेशन में डालना है ना? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन का T निकाल के, हाँ ठीक। ये जो यहाँ से T मिलेगा ना,
टी तो इससे मिल ही जाएगा, इस वाली इक्वेशन से आ गया है, तो ये वाली इक्वेशन है ना, उसको टी निकाल के इसमें पुट कर देना तो पी मिल जाएगा आपको। अरे n1 n2 तो आपको पता ही है, ये n2 है, ये n1 है। हाँ सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 vn डिवाइडेड बाई n, और ये वैल्यू मिलती है अपने को, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। और ये आता है दरअसल 8 RT बाई पाई m नॉट आपको पता ही है मोलर मास है, या 3 kT बाई 8 kT बाई पाई इंटू स्मॉल m, है ना। तो यहाँ होगा क्या, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, वो इधर गया, ये लेमडा 1 मान लो t1 टाइम में चला, फिर इसके बाद इधर गया, ये लेमडा 2 मान लो t2 टाइम में गया, ये इधर गया, तो लेमडा 3 है ना t3 टाइम में गया। तो इसकी जो मीन फ्री पाथ जिसको हम कहते हैं, तो ये मीन फ्री पाथ इसका कितना हो जाएगा, देखो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो हाँ यहाँ सर। v एवरेज की हम बात करेंगे, तो v एवरेज इक्वल टू होगा दरअसल लेमडा मीन बाई टाउ, जहाँ टाउ होगा, टाउ है हमारे पास में t1 प्लस t2 एंड सो ऑन tn डिवाइडेड बाई n। तो ये इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ लेमडा क्या है, मीन फ्री पाथ है। सर मीन फ्री पाथ से आपका क्या मतलब है? मीन फ्री पाथ का मतलब है कि दो कोलिजन के बीच में ऑन एवरेज वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, जिसमें वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। तो सक्सेसिव कोलिजन यानी ऑन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन। अच्छा, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में 2L लिखा था ना एक केस में, वैसा ही है ना ये? हाँ 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 हाँ, ये वैसा ही है। हाँ ठीक है। हो गया सर। लिख लेना। सर एक मिनट, इसके बाद भी क्लास है क्या? नहीं सर नहीं है। तो फिर मैं इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ ना, वो मोस्ट प्रोबेबली स्पीड वाला पार्ट भी पढ़ाई देता हूँ। हाँ सर। हो गया ना। तो नेक्स्ट है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। and most probable speed।
तो दरअसल इसने थ्योरेटिकली, है ना, थ्योरेटिकली इसने एक फंक्शन बनाया, है ना, उसके बाद उसका आप उसने उसको प्लॉट किया, तो वो v वर्सेस मतलब dn/dv वर्सेस v, यानी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल वर्सेस स्पीड। ये ग्राफ क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल वर्सेस स्पीड। तो इसको कर्व ऐसा मिला, तो यहाँ ये इसको पीक मिला, तो पीक के करस्पॉन्डिंग जब उसने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, क्योंकि ये क्या होगी, ये एफ ऑफ वी, ठीक है, तो इसने देखा कि इस पीक के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आ रही है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ रही है, ठीक है, और ये वैल्यू इसको मिली यहाँ 2RT/m0 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2KT/m। तो इसने कहा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो ये होगी की, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो ये है। क्लियर? एक तो ये पॉइंट इसने इस ग्राफ से मिला इसको। दूसरा, इसने देखा कि जब इसका एरिया निकाला इसने, तो एफ ऑफ वी डी वी, ये एरिया निकालेंगे इसका, तो 0 से इन्फिनिटी जब इंडिकेट किया तो ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये इसने देखा कि एफ ऑफ वी की वैल्यू क्या रखी इसने, dn/dv dv, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अपने को, dn, तो 0 से इन्फिनिटी यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो n, जो कि कांस्टेंट आ रहा है। तो इसने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि जब इसको अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसने देखा कि कर्व क्या कैसा होने लगता है, ऐसा, यानी फ्लैट होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट ही है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या करेगी इसकी, इंक्रीज कर गई करेगी। तो अगर ये मान लो टेम्परेचर इसका, ये टेम्परेचर अगर T डैश है और ये टेम्परेचर ये मान लो T टेम्परेचर पर है, तो जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि T डैश जो है वो T से ज्यादा है, तो इसका टोटल एरिया क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्लैट होने लगेगा, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करने लगेगी। बात समझ में आ गई? तो इतना ही है इसमें। और जो हम लोग m लिखते हैं 2RT/m में, तो वो मास ऑफ द गैस भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि मोलर मास हो ना। हाँ, जो जैसे हम बोलो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल लिखते हैं ना, ये वो m0 जो मैंने लिखा है, मास ऑफ द गैस क्या होगा भाई, ये मोलर मास है ना हमेशा। ये तो मोलर मास है भाई, इसलिए मैं वो इसलिए टर्म कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, टर्म ये जो सिंबल है उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं जैसा वैसा ही है। m0 मतलब मोलर मास लिखा मैंने, कैपिटल M लिखेंगे मतलब मास ऑफ द गैस है, स्मॉल m लिखेंगे तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, ठीक है। ठीक है सर, वो मास ऑफ गैस कभी नहीं हो सकता ना, सिर्फ मोलर मास ही रहेगा ना वो। इसमें जब 2RT/m0 होगा उसमें मोलर मास है। अरे आप जाओ ना, मैंने इसलिए तो मैं पूरा समझाया ना आपको, उसको वापस से पढ़ेगा आज, हाँ सर। आज जो भी बताया है उसको, हाँ वापस से एक बार वो वीडियो लेक्चर को एक बार देखिए आप, वरना फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे इस चीज में। तो आज ही खत्म कर देना इसको, ये दरअसल सर ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी डिक्रीज होगी ना। इंक्रीज करेंगे ना यार, देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ रही है ना, क्योंकि टोटल एरिया कांस्टेंट रखना है। इसमें फॉर्मूले में भी देख लो क्या रहा था, √2RT/m0 आ रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है।
हो गया सर। हो गया ना। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसको मिली, इसका स्लोप को 0 करके मिली है, ध्यान रखना है। खैर वो फंक्शन हमारे उसमें कोर्स में भी नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा इसमें, क्योंकि वैसे तो एक बार क्वेश्चन आ भी गया है ये, तो वैसे तो आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, है ना। ये याद रखिएगा कि VRMS जो है ना, V एवरेज से ज्यादा होता है, और V एवरेज जो है V मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होता है। यानी इसके थ्रू आप याद रख सकते हो, R VRMS, A V एवरेज, M VMP, ठीक है ना। तो वैसे तो आपको ही पता है, उससे भी देख सकते हो कैलकुलेशन से, मैंने कहा ना। और इससे यह है कि यार ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा पास में थर्मोडायनेमिक्स, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। तो देखो ये टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पहले हो जा रहे हैं। मैकेनिक्स पे देखो भरोसा कर नहीं सकते हो, तो मैकेनिक्स कितना आता है, मैकेनिक्स में भी आएगा तो इतना पक्का आरबीडी आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आरबीडी के डालता है, क्योंकि उसको मालूम है बच्चों को कहाँ फंसाया जा सकता है। सर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 डिस्कस होगा ना? हाँ, एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।